स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के जो सेक्रेटरी हैं एस कृष्णन, इन्होंने AQI मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, इस तरह की चीज़ें बताता है AQI। तो इसका नाम है एयर प्रवाह। एयर प्रवाह। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन एक संगठन आता है CDAC कोलकाता, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। वैसे तो CDAC का हेडक्वार्टर पुणे में है, लेकिन ये इनका कोलकाता वाला कैंपस है। उन्होंने ISM धनबाद, अब तो इसे वैसे IIT धनबाद बोलते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इसके साथ मिलके इसको बनाया है। तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगा, एयर क्वालिटी वगैरह पूरी एकदम अच्छे से आपको बताएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है और इसका नाम रखा है एयर प्रवाह। अंडरस्टूड? एयर प्रवाह। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 5 जून को, तो उस दिन एक अभियान शुरू करा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, यानी हम सबको एक पेड़ लगाना है अपनी माँ के नाम। और इस बार इसका थीम क्या था? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। ये इसका थीम था, यानी जमीन का हमें पुनर्वास करना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है, और ड्रॉट रिजिलियंस यानी अकाल जो है, अकाल पड़ जाता है, उसके खिलाफ हमें काम करना है। और विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ पे मनाया गया इस बार? सऊदी अरब। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो होस्ट कंट्री था इस बार, वो था सऊदी अरब। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को शुरू किया था बुद्ध जयंती पार्क है दिल्ली में, वहाँ पे पेड़ लगाकर। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, ये हम 5 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो वो इसी दिन हुआ था, इसी दिन शुरू हुआ था 5 जून को, इसीलिए हम ये मनाते हैं। पहली बार हमने 1973 में ये डे मनाया था। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान था। और मरुस्थलीकरण की बात हो रही है, तो एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, UNCCD, इनकी 16वीं बैठक COP16। तो COP16 जो होगी वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगी इसी साल 2024 में। और COP17 UNCCD की वो 2026 में होगी मंगोलिया में, 2026 में होगी मंगोलिया में। और एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो एक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है विटली गोल्ड अवार्ड, क्योंकि इन्होंने एक पक्षी होता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसे असम में हरगिला बोलते हैं, उसको बचाने के लिए काम किया। ये असम की हैं, और कमरूप में, कमरूप जिला जो है असम का, वहाँ पे इन्होंने हरगिला पक्षी को बचाने के लिए काम किया। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि संगठन, इन्होंने ग्रीन सिटीज़ नाम की पहल शुरू करी है। ग्रीन सिटीज़ में इनका टारगेट है 1000 शहर दुनिया के 2030 तक हम उनमें जो रोजगार है, लाइवलीहुड्स, उनको इम्प्रूव करेंगे। अभी अभी 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई जनेवा में, WHO के हेडक्वार्टर में, WHO ने कराई। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट कौन बना है? ये एक बोट्सवाना के व्यक्ति हैं। बोट्सवाना जो हाथियों का देश कहा जाता है कई बार, इनका नाम है डॉक्टर एडविन डिकोलोटी। आंसर है ऑप्शन सी। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, इसका थीम क्या था? इसका थीम था और ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम था। तो डॉक्टर एडविन डिकोलोटी बने हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट। अभी अभी कौन सा हमारा संगठन या डिपार्टमेंट है, विभाग है, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने, जो इनकी WSIS समिट हुई थी जनेवा में अभी अभी हेडक्वार्टर में ITU के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इनका हेडक्वार्टर जनेवा में है, तो वहीं पे इन्होंने करवाई थी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS समिट। तो चैंपियन अवार्ड इन्होंने किसे दिया है? भारत के किस संगठन को? अपने कौन से प्रोजेक्ट के लिए? मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रिजिलियंस थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग, यानी आपदा आने पर, आपात आने पर जो है इमरजेंसी मैसेज सीधे चले जाते हैं, यूनिवर्सली भारत में चले जाते हैं हर फ़ोन पे, आपदा आने पर सेलुलर नेटवर्क के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट था CDOT का। तो आंसर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ऑप्शन सी। ये हमारे संचार मंत्रालय का टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है CDOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसे मिला है CDOT को चैंपियन अवार्ड। और ये जो ITU है, एक समिट ये इंडिया में भी करवा रहे हैं, जिसका नाम है WTSA समिट।
WTSA, ये सबमिट होगा 15 से 24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में। WTSA मतलब क्या होता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो ये सबमिट इस बार इंडिया में हो रहा है और ये अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WTSA सबमिट इस बार कहाँ पे होगा। तो WSIS और WTSA दोनों में कंफ्यूज मत होना। अभी अभी कौन सा संगठन है जिसने एक नेटवर्किंग और रिसोर्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म शुरू करा है जिसका नाम है सयूज नेट? सयूज नेट, तो सयूज नेट को शुरू करा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी 33वीं एनिवर्सरी अभी अभी मनाई इस संगठन ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करने वाला संगठन है और भारत में टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह को सेटअप करता है। तो इनके रिसोर्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम है सयूज नेट। इन्होंने एक क्लाउड सर्विस भी शुरू करी है, भारत की देसी क्लाउड सेवा, उसका नाम है अनंत। अनंत नाम से इन्होंने वो शुरू करी है एक क्लाउड सेवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह संगठन 1991 में सेटअप किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी संगठन ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना 24वां उत्कृष्टता केंद्र खोला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है उद्यमिता को लेकर, यानी सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खोला है उद्यमिता केंद्र, जिसका नाम रखा है फिन ग्लोब, FINGLOBE, फिन ग्लोब। पिछले सवाल में मैं आपसे CDOT की बात कर रहा था, तो CDOT में मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम के लिए। CDOT ने अभी अभी क्या शुरू करा है? CDOT ने 2 प्रोग्राम शुरू करे हैं अभी अभी। एक का नाम है निधि, NIDHI निधि, राइट, जिसमें 10 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें 10 लाख रुपए तक का ग्रांट दिया जाएगा। ये वो स्टार्टअप होंगे जो टेलीकॉम के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दूसरा प्रोग्राम शुरू करा है स्टार। स्टार में भारत के जो टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें PhD जो बच्चे कर रहे हैं, तो हर कॉलेज से एक बच्चा, यानी भारत के 20 PhD करने वाले बच्चों को 6 लाख रुपए हर साल फेलोशिप ग्रांट, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, एक अमाउंट दिया जाएगा 6 लाख रुपए पर ईयर 4 साल के लिए लगातार। इसका नाम है स्टार योजना। तो निधि और स्टार, ये 2 प्रोग्राम भी CDOT ने शुरू करे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है ऑप्शन सी ओलेग कोनोनेंको और ये रशिया के हैं। ये 5वीं बार अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और पहली बार 2008 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। तो 1000 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो भी रशिया के ही हैं, गनडी पडल्का। उन्होंने बिताए थे अंतरिक्ष में 878 दिन, 878। तो उनका रिकॉर्ड तो काफ़ी पहले ही तोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन अब 1000 का आंकड़ा, एक माइलस्टोन इन्होंने छू लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये रिकॉर्ड है ओलेग कोनोनेंको के नाम, और अभी 1000 से ज़्यादा भी हो गए हैं क्योंकि अभी भी अंतरिक्ष में ही हैं, राइट। तो वापस आएंगे 23 सितंबर 2024 को वापस आएंगे, और अगर सब सही रहा तो 23 सितंबर 2024 तक 1110 दिन ये अंतरिक्ष में बिता चुके होंगे, 1110। तो उम्मीद करते हैं ये अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक वापस आ जाएं। और अभी रशिया ने उज़्बेकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है। ऐसा करने वाला ये पहला कंट्री है, कहने का मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री पहला है। मध्य एशिया के जो देश हैं जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह की ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री बोलते हैं, इनमें पहली बार एक कंट्री है जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है। तो रशिया की एक कंपनी है रोसाटोम, ROSATOM, रोसाटोम। उन्होंने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट उज़्बेकिस्तान में लगाया है, उज़्बेकिस्तान में लगाया है, राइट। उज़्बेकिस्तान के साथ भारत ने डस्ट लिक नाम का अभ्यास भी करा था, जो उज़्बेकिस्तान के तरमेज शहर में हुआ था। और रशिया ने बुलावा नाम की अपनी एक मिसाइल है वो भी लॉन्च करी है, बुलावा, ठीक है। बुलावा बहुत ही ताकतवर इनकी एक सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा, और इसको सबमरीन यानी पनडुब्बी से पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है। नगी और नकती पक्षी विहार, इनको रामसर साइट का दर्जा मिला है। आपको बताना है ये कहाँ पे है। ये बिहार के जमुई जिले में आते हैं। बिहार, जो जमुई जिला बिहार के साउथ ईस्ट में आता है, झारखंड बॉर्डर पे, तो वहाँ जमुई जो है नगी और नकती बर्ड सेंचुरी है। नगी भारत की 81वीं 81st और नकती 82nd बर्ड सेंचुरी जो रामसर साइट बनी है। दोनों पक्षी विहार है और दोनों मानव निर्मित है, मैन मेड है, राइट। तो भारत के पास अब 82 रामसर साइट हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ पे हैं? यूके, ब्रिटेन में 175 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको 144।
144। तो ये बांध भी हैं, एक नगी बांध और एक नकती बांध, वहीं पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे अब झीलें बन गई हैं, उन्हीं को हम रामसर साइट बोलते हैं। राइट। तो क्या ये बिहार में पहली बार है कि रामसर साइट बनी है? नहीं। कांवर झील है एक बेगूसराय में, जिसको कबर ताल भी बोलते हैं या कांवर झील, वो बिहार में सन 2020 में पहली रामसर साइट वहाँ पे बनी थी। और अब नगी और नकती, ये 1984 में इनको पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया था। और जो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था वो कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ था। ईरान देश है, वहाँ के शहर रामसर में, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इस बार इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और इस बार भारत में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कहाँ पे मनाया गया था? सिरपुर झील, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। सिरपुर लेक, वो मध्य प्रदेश का एक रामसर साइट है, वहां पे मनाया गया था। पहली महिला कौन है दुनिया के इतिहास में जो एक अंतरिक्ष यान को पायलट बनके, जिन्होंने पायलट बनके मतलब वो लेके गई अंतरिक्ष तक? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। ये तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं, भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स। राइट। 2006 में गई थी अंतरिक्ष में, 2012 में गई थी और अब 2024 में गई हैं। इनके साथ बैरी विल्मोर भी गए हैं, बैरी विल्मोर कमांडर हैं और सुनीता विलियम जो है वो पायलट हैं। किसमें बैठ के गए हैं ये? अंतरिक्ष यान का नाम है स्टार लाइनर, स्टार लाइनर। और इसको लॉन्च करा है अमेरिका की कंपनी बोइंग ने लॉन्च करा है। राइट। बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स बैठ के गए हैं। एक और व्यक्ति आपको बताता हूं, आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु व्यक्ति हैं, विजयवाड़ा के हैं। इनका नाम है गोपीचंद थोटाकुरा, गोपीचंद थोटाकुरा, THOTAKURA, थोटाकुरा। ये पहले भारत के टूरिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। किस में बैठ के गए ये ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जो अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है उनका अंतरिक्ष यान है न्यू शेपर्ड 25, न्यू शेपर्ड 25 NS-25, उसमें ये बैठ के गए। अभी अभी भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, तो उसमें पार्टिसिपेट करा है इंडिया ने। आपको बताना है ये कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया। याद रखिए ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया। IPEF क्या होता है? 14 कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया था, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें बहुत बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मलेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, ऐसे करके 14 कंट्री हैं, जापान भी है। तो IPF कब बना था? यह बना था मई 2022 में, जापान की राजधानी टोक्यो, वहां पे अमेरिका ने बनाया था IPF को। और ये मिलके काम करते हैं किन चीज़ों पे? तो 4 पिलर हैं इनके, 4 स्तंभ हैं इनके। पिलर नंबर 1 है ट्रेड यानी व्यापार, पिलर नंबर 2 है सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला, पिलर नंबर 3 है क्लीन इकोनॉमी और पिलर नंबर 4 है फेयर इकोनॉमी। तो जो पिलर नंबर 3 है क्लीन इकोनॉमी, उसके ऊपर इन्वेस्टर फोरम ये अभी अभी सिंगापुर में हुआ। भारत का कौन सा ऐसा कंट्री है जो निर्यात गंतव्य तीसरे नंबर का बन के उभरा? कहने का मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे हमने निर्यात एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया तीसरे नंबर पे? पहले नंबर पे अमेरिका में किया, दूसरे नंबर पे UAE में किया हमने निर्यात, और दूसरे नंबर पे UAE, तीसरे नंबर पे था नेदरलैंड। तो आंसर है नेदरलैंड, जिस कंट्री को पहले हॉलैंड भी बोलते थे, हॉलैंड भी बोलते थे। तो कितना हमने निर्यात किया अभी अभी नेदरलैंड में? नेदरलैंड में हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है निर्यात अभी अभी करा है। राइट। $22.36 बिलियन, 22.36 अरब डॉलर, ये निर्यात हमने नेदरलैंड में करा है। और नेदरलैंड के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है, यानी नेदरलैंड में हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट कम करते हैं, तो वो हमारे फेवर में है। ठीक है। अमेरिका से भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। मेन प्रॉब्लम चाइना के साथ है, चाइना के साथ हमारा व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा है। राइट। इनफैक्ट अब तो नंबर 1 हमारा व्यापार चाइना से हो गया था इस साल, अमेरिका से भी ज़्यादा। लेकिन हमारा जो इंडिया चाइना का बहुत स्क्यूड है, मतलब चाइना के फेवर में। हम चाइना से आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन निर्यात चाइना को हम बहुत ही कम करते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट है हमारा जो उसके साथ। राइट। तो इंडिया और चाइना, तो चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा, दूसरे नंबर पे अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन निर्यात की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 है, UAE नंबर 2 है और नेदरलैंड नंबर 3 पे है। वैसे भारत में जो FDI आता है इस बार सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया। ठीक है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया, फिर मॉरिशस, फिर अमेरिका और चौथे नंबर पे नेदरलैंड। तो नेदरलैंड से FDI भी भारत में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इससे ये पता चलता है भारत और नेदरलैंड के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट बनाया है?
मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है उसमें जो बैटरी लगी होती है, आप उसके ऊपर क्यूआर कोड है उसको स्कैन करिए तो आपको उस बैटरी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे उस बैटरी में रॉ मटेरियल कौन सा लगा है, कहाँ से आया, उस बैटरी के कंपोनेंट, उस बैटरी में कितना रिसाइकल कंटेंट लगा है, कितना कार्बन फुटप्रिंट, जब ये बैटरी बनी तो पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, वो सब सब पता चल जाएगा। तो इस कंपनी की गाड़ी भी आ रही है बाजार में EX90। तो ये कंपनी है वोल्वो और ये स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन, वोल्वो। एक और कंपनी न्यूज़ में आई थी, फ्रांस की कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका नाम है सिट्रियन। तो ये भी न्यूज़ में आई थी क्योंकि भारत में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफ़ी बड़े लेवल पे कर रही है। इनमें से कौन सी कंपनी है जो ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना रही है नावी मुंबई में? इनको ठेका मिला है 13,400 करोड़ का और ये 3,750 एकड़ जमीन पे इसको बना रही है। ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नावी मुंबई। नावी मुंबई जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नावा शेवा भी जिसे बोलते हैं। और रिलायंस जो है उसने अभी अभी इंडिया हाउस बनाया है पेरिस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों के लिए। और रिलायंस जो है, ये भी ध्यान रखिए कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में वो भी रिलायंस बना रही है, वो भी रिलायंस जो है वो बना रही है। और रिलायंस के ही कैंपस में चेन्नई में मेटा कंपनी ने अपना पहला डेटा सेंटर भी खोला है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी एनपीसीआई की जो ओवरसीज सब्सिडरी है NIPL, इसने पहली बार किसी दक्षिण अमेरिका के देश के साथ यूपीआई लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप करी है, वहां के सेंट्रल बैंक के साथ। ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है पेरू, ये कंट्री है पेरू। तो हमने नमीबिया के, जो अफ्रीका का देश है नमीबिया, उसके साथ भी उसके सेंट्रल बैंक के साथ पार्टनरशिप करी थी। और अब हमने जो पेरू कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसके साथ पार्टनरशिप करी है। तो पहला साउथ अमेरिकन कंट्री जहां पे यूपीआई लॉन्च होगा वो है पेरू। अभी अभी पैलेस्टाइन को एक सॉवरन देश किसने माना है? ये एक अपना देश है, अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, तो ये है स्लोवेनिया। और अभी कई कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन को एक सॉवरन कंट्री माना है। कौन कौन से? जैसे स्पेन है, आयरलैंड है और नॉर्वे, इन्होंने भी पैलेस्टाइन को एक अलग कंट्री, सॉवरन कंट्री माना है। इंडिया ये काम 1988 में ही कर चुका है। इंडिया सबसे पहले देशों में से था जिन्होंने पैलेस्टाइन को अपनाया, एक रिकॉग्नाइज करा था। 1988 में इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज करा था। रिजर्व बैंक ने कमेटी बनाई है जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, जैसे यूपीआई, जैसे डिजी लॉकर, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में इंडिया स्टैक बोलते हैं, STACK, स्टैक। तो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो फ्रॉड्स होते हैं डिजिटल पेमेंट उनको कम करने के लिए, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में है उसकी समीक्षा होगी। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर अभय प्रसाद होता, एपी होता एनपीसीआई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रह चुके हैं। अभी अभी जयधर गुप्ता और विजय धस्माना, ये दो जाने माने पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इन्होंने पहला बायोस्फीयर बनाया भारत में जिसका नाम रखा है राजाजी रघाटी बायोस्फीयर। ये टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया है। ये कहाँ पे क्रिएट करा है? ये बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। तो आंसर है ऑप्शन C। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो ये इन्होंने एक टाइगर रिजर्व के अंदर एक छोटा सा प्राइवेट फॉरेस्ट बनाया अपना खुद का, लगभग 34-35 एकड़ का, जहां पे ये दुर्लभ पेड़ जो खतरे में हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको उगाएंगे। और ऐसा अब ये दूसरा बायोस्फीयर बना रहे हैं, कहाँ पे? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, वहां पे ये अपना दूसरा बायोस्फीयर बना रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो लेटेस्ट आई है उसमें रेपो रेट को कितना रखा? रेपो रेट को कोई बदलाव नहीं किया, उतना ही रखा है। तो 6.5% रेपो रेट है। रेपो फिक्स्ड जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75, बैंक रेट है 6.75, कैश रिजर्व रेशियो वही 4.5 और SLR 18%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। आरबीआई के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 7.2% फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो भी चल रहा है। पहले 7 बोल रहे थे, अब 7.2 बोल रहे हैं। और इन्फ्लेशन का टारगेट वही है 4.5%, 4.5%। उत्तराखंड की सरकार नक्षत्र सभा नाम से पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट कराया। एस्ट्रो टूरिज्म मतलब खगोल विज्ञान का जो पर्यटन होता है, खगोल पर्यटन, यानी अगर आपको अंतरिक्ष में तारे देखने हैं, गैलेक्सी वगैरह देखनी है, प्लैनेट्स देखने हैं, वो सब। तो कहाँ पे लॉन्च कराइए? मसूरी में एक जॉर्ज एवरेस्ट करके पहाड़ की चोटी है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक, वहां पे लॉन्च कराइए मसूरी में। और इसके लिए इन्होंने गुड़गांव की, गुरुग्राम हरियाणा की एक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करी है, स्टारस्केप्स, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। और एस्ट्रो टूरिज्म अगर आपको देखना है तो आप भारत का पहला जो डार्क स्काई रिजर्व है हेनले गांव लद्दाख में, वहां जा सकते हो। या भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाला, वहां जा सकते हो। या ताल कावेरी कर्नाटका में भी जा सकते हो।
स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट आई है अभी अभी, जो हमारे महासागर हैं उनकी ऊपरी 2000 मीटर की जो सतह है वो गर्म हो रही है। पहले गर्म होती थी 0.32 वाट पर स्क्वायर मीटर की दर से, अब गर्म हो रही है 0.66 पिछले 20 सालों में। तो डबल से भी ज्यादा स्पीड से हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने दी है और ये गर्म होने की दर आपको याद रखनी है 0.66 वाट पर मीटर स्क्वायर। अकाट्सुकी, ये कौन से कंट्री का वीनस पे मिशन था? शुक्र ग्रह पे। अब ये खत्म हो गया, इससे कॉन्टैक्ट छूट गया। तो ये जापान ने लॉन्च करा था, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, उन्होंने लॉन्च करा था इसको 2010 में। तो इस 14 साल तो इसने काफ़ी शुक्र ग्रह के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अब ये मिशन खत्म हो गया है क्योंकि इससे कॉन्टैक्ट छूट गया है। और शुक्र ग्रह पे देखिए, धरती के सबसे नज़दीक है शुक्र ग्रह, वीनस। तो और भी कंट्री इंटरेस्टेड हैं, जैसे अभी अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम वीनस पे मिशन करेंगे जिसका नाम होगा एनविजन, विजन VISION। और नासा ने कहा है वीनस ग्रह पे हम 2 मिशन करेंगे, एक का नाम होगा डाविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास, VERITAS। तो ये भी शुक्र ग्रह पे। भारत भी कह रहा है हम करेंगे शुक्रयान, लेकिन अभी उस पर कोई खास डिटेल नहीं आई है। दिलीप बोस सम्मान इस बार किसे मिला है आजीवन उपलब्धि के लिए? तो 2 लोगों को मिला है, एक महिला और एक पुरुष। दिलीप बोस कौन थे? भारत के महान टेनिस खिलाड़ी थे। तो इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड 2002 में शुरू करा था ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन ने, यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ ने। तो इस बार ये मिला है नर सिंह को, जो जाने माने कोच और खिलाड़ी रह चुके हैं टेनिस के, और रोहिणी लोखंडे। तो जो ये महिला है इनको भी मिला है, इनका नाम है रोहिणी लोखंडे। टोटल एनर्जी फ्रांस की कंपनी है। ये भारत की कौन सी कंपनी को 10 साल के लिए 2026 से 2035 तक हर साल 8 लाख मैट्रिक टन LNG गैस प्रोवाइड करेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारतीय तेल निगम के साथ। तो आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। टोटल एनर्जी फ्रांस की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनियों में से एक है, खासतौर पे गैस। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हर साल 8 लाख मैट्रिक टन जो है LNG गैस प्रोवाइड करेगी। भारत के शूटर है सरबजोत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये म्यूनिक में हुआ था, और म्यूनिक शहर जर्मनी में जो है यहीं पे ISSF का हेडक्वार्टर भी है। तो भारत ने 2 मेडल जीते, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जीता सिफ्त कौर सामरा ने, सिफ्त कौर सामरा करके एक महिला है उन्होंने, और गोल्ड जीता सरबजोत सिंह ने। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा इंस्टॉल किया गया है कहाँ पे? तो अटाकामा मरुस्थल में किया गया है, चिली, एक दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। तो आंसर है चिली, वहां पे किया गया है। ये जो कैमरा है बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है जो अंतरिक्ष में चीजें देखने के काम आएगा, जैसे गैलेक्सी वगैरह। तो इस कैमरे को लगाया गया है सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप में, SIMONY, सिमोनी सर्वे, SURWEY, सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप में लगाया गया है। ये टेलीस्कोप कहां पे रखा है? वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में रखा है, VERARUBIN, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में रखा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? रेजोल्यूशन 3.2 गीगापिक्सल, 3.2 गीगापिक्सल। अटाकामा मरुस्थल में रखा है, चिली में इसको लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी अभी एक टेलीस्कोप दुनिया की सबसे ऊंची जो एस्ट्रोनॉमिकल साइट है वहां पे लगाया है जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने, जिसका नाम रखा है TAO यानी टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये भी चिली में सबसे ऊंची वेधशाला है, 5640 मीटर की ऊंचाई पे। तो वहां पे लगाया गया है, वहां पे दुनिया की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल साइट है। तो वहां पे एक टेलीस्कोप लगाया है जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ने, जिसका नाम है टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। इसरो तृष्णा नाम का मिशन कर रहा है किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर? तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इसको बोलते हैं CNES। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, सरफेस टेम्परेचर, वेजिटेशन हेल्थ, वाटर साइकिल डायनामिक्स। 5 साल के लिए होगा, 2025 में लॉन्च होगा। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया अभी 5 स्टेक होल्डर हैं इसमें, कौन सा नहीं है? कौन सा कंट्री इसके फाउंडिंग मेंबर में नहीं है? चाइना नहीं है। तो अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, राइट। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है और साउथ कोरिया है। तो इन 5 ने मिलकर शुरू करा है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, जिससे किसी भी इन कंट्रीज में जो दवाइयां हैं फार्मास्यूटिकल वगैरह उनकी कमी ना हो। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इंडिया, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन शुरू करा है। और इनकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? अभी सैन डिएगो, अमेरिका में एक शहर है सैन डिएगो, वहां पे हुई थी। और सैन डिएगो में ही अभी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इवेंट होता है।
बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन वहां पे हुआ था। भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एक्सिम बैंक, उसने 1982 में बना था ये बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसने अफ्रीका में अपना ऑफिस खोला है। अफ्रीका में इसने अपना ऑफिस कहां पे खोला है? ये इनका तीसरा ऑफिस है अफ्रीका में, केनिया की राजधानी नायरोबी में खुला है। इससे पहले अफ्रीका में इनके दो ऑफिस हैं, एक अबिडजान शहर है आइवरी कोस्ट की राजधानी, और दूसरा जोहानिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है। और ये जो बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक लोन दिया था अभी अभी गयाना को। गयाना जो देश है साउथ अमेरिका का, उसको लोन दिया था कितना? 23.27 मिलियन डॉलर। क्यों दिया था? क्योंकि गयाना हमसे खरीदना चाहता है लड़ाकू विमान जिनका नाम है डॉर्नियर 228, जिनको भारत में बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनमें से कौन सी कंपनी का बाजारी पूंजीकरण $3 ट्रिलियन हो गया है? कौन सी है ये? ये पहली कंप्यूटर चिप कंपनी है जिसका बाजारी पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन हो गया। ये है एनवीडिया। इस कंपनी के चेयरमैन है जेनसन हुआंग, और इस कंपनी ने रूबिन नाम का एआई चिप प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम अमेरिका के महान साइंटिस्ट फ्लोरेंस कूपर रूबिन के नाम पे रखा है, जिन्होंने डार्क मैटर की खोज करी थी। और एनवीडिया कंपनी ने B200 जिसे ब्लैकवेल बोलते हैं, वो ब्लैकवेल उस नाम का चिप भी लॉन्च करा है। 79th यूनाइटेड नेशन महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी अभी अभी। उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी फिलेमोन यांग। ऑप्शन डी। कैमरून के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 10 साल के लिए, 2009 से 2019, तो इन्हें बनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रेसिडेंट। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नींव रखी 900 मेगावाट का अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये अरुण 3 अरुण नदी पे बन रहा है। अरुण 1 और अरुण 2 की सफलता के बाद अरुण 3 भारत की कौन सी कंपनी बना रही है इसे? ये कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम। तो आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज जल विद्युत निगम। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू करा है दूसरी बार? पहली बार ये 2016 में स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, तो राजस्थान सरकार का है, तो आंसर राजस्थान। जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने इसको शुरू करा है दूसरी बार। इसमें क्या उनका टारगेट है? इसमें टोटल खर्चा होगा 11,200 करोड़ आने वाले 4 सालों में, और टारगेट ये है कि आने वाले 4 सालों में राजस्थान के 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचय करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे 5,20,000 गांव में, जिससे पानी का संचय, जल का जो संचय है वो हो सके। अभी अभी UFC एक तरह का फाइट होती है, UFC फाइट, जैसे WWF होती है वैसे UFC है। तो इसमें पहली बार भारत की एक महिला है जिन्होंने फाइट जीती है। इनका क्या नाम है? ये मुजफ्फरनगर से हैं, यूपी से, वेस्टर्न यूपी। इनका नाम है पूजा तोमर। इनका नाम है पूजा तोमर। इनको साइक्लोन भी कहा जाता है। तो अमेरिका का लुइविल शहर पे फाइट हुई थी, वो इन्होंने जीत ली। विजडम नेक्स्ट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? ये बनाया है अभी अभी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने, जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और TCS अभी अभी न्यूज़ में इसलिए भी आई थी क्योंकि TCS ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक अभी अभी भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, जिससे सेमीकंडक्टर की एक्यूरेसी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर की प्रिसीजन बढ़ेगी। और TCS ने अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, AI का उत्कृष्टता केंद्र खोला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, जिनको AGT जॉन सिंह बोलते थे, इनका निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, जंतुओं को बचाने के लिए काफ़ी काम किया। तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंदन तुरई टाइगर रिजर्व, उसको बनाने में भी, उसको सेटअप करने में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, उसके ये डीन भी बने। तो काफ़ी इन्होंने काम किया। इन्हें पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री भी मिला था। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का, उसने AIM ICD के वाटर चैलेंज शुरू करा है। किस कंट्री के साथ मिलकर? ICD होता है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। तो आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क के साथ हमने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की हुई है। ये पहला कंट्री जिसके साथ हमने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है। जल को बचाने के लिए डेनमार्क हमारा साथ देगा। PM किसान सम्मान निधि योजना, इसकी कौन सी किस्त प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को दी? वैसे तो एक साल में 3 किस्तें मिलती हैं, 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को 2,000 की 3 किस्तों में। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को, कृषि मंत्रालय से चलाता है, राइट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से चलाता है। एग्रीकल्चर मंत्री अभी कौन है हमारे? शिवराज सिंह चौहान। तो टोटल किस्त अब तक कितनी मिल चुकी है किसानों को? तो ये 17वीं किस्त थी, तो आंसर है 17वीं। एक साल में वैसे 3 किस्तें मिलती हैं 2-2 हज़ार रुपए की। और ये जो हमारा कृषि मंत्रालय है, इसने एक प्रोग्राम और शुरू कराया अभी जिसका नाम है स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें भारत के 1,000 स्कूलों में हर स्कूल में एक यानी 1,000 सॉइल लेबोरेटरी खोली जाएंगी। ये स्कूल होंगे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय
और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सोर्स कोड अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, इसको लिखा है अभी अभी मिस्टर बिल गेट्स ने। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक थे बिल गेट्स। अभी अभी उड़ान नाम का प्रोग्राम भारत के कौन से आईआईटी ने शुरू करा है? भारत का उड़ान नाम का प्रोग्राम शुरू करा है आईआईटी कानपुर। इसमें वो क्या करना चाहते हैं आईआईटी कानपुर? इसमें जो ड्रोन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू करा है, जो ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। कैसे? उनको 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलेगी और 3 लाख रुपए तक की उन्हें फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो इसमें वो स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आईआईटी कानपुर का एक सेंटर है जिसे बोलते हैं एसआईआईसी, यानी स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, तो उनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नई दिल्ली में। हमारा जो मछली पालन विभाग है अरुणाचल प्रदेश सरकार का, उन्होंने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर जो 2000 मेगावाट का सुबानसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें मछली प्रबंधन के लिए पार्टनरशिप करी है। तो ये कौन बना रहा है प्रोजेक्ट? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम बना रही है लोअर सुबानसिरी नदी पे, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं वहां पे, स्नो ट्राउट, इंडियन मेजर, माइनर कार, गोल्डन महासीर, कई मछलियां हैं जिन पे दुष्प्रभाव हो सकता है क्योंकि ये डैम बन रहा है, इसलिए तो वो ना हो इसके लिए एनएचपीसी के साथ पार्टनरशिप करें अरुणाचल प्रदेश के मछली पालन विभाग ने। और आपको बता दूं अरुणाचल में एक प्रोजेक्ट और आ रहा है और उसे भी एनएचपीसी बना रहा है। वो प्रोजेक्ट कौन सा है? उसको बोलते हैं दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता है 2880 मेगावाट। इससे भी बड़ा है वो, दिबांग नदी पे आ रहा है। दिबांग भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और ये प्रोजेक्ट लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। 2880 मेगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट होगा। इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है हमारे इतिहास में? इनका नाम है अनामिका राजीव। अनामिका राजीव। और इनकी पासिंग आउट परेड हुई थी अभी अभी, कहाँ पे? आईएनएस रजाली, जो कि तमिलनाडु के रानीपेट जिले में आता है, आईएनएस रजाली ट्रेनिंग सेंटर। और अभी अभी लद्दाख के एक व्यक्ति हैं जाम यांग सेवांग, JAMYANG, जाम यांग सेवांग, TSEWANG। तो जाम यांग सेवांग ये पहले लद्दाख के नेवल ऑफिसर हैं जो हेलीकॉप्टर पायलट बने। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। इसने कौन सी फसल है जिसकी 4 किस्में तैयार करी हैं? MTU 1271, BPT 2846, BPT 2841 और NLR 3238। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है चावल। ये चावल की किस्में हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रो की जाएंगी। सिंधु शिखर कार रैली, ये अभी अभी कहां से कहां तक भारत का जो गौरवमयी समुद्री इतिहास है, यानी रिच मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली हुई। 40 हमारे जो ऑफिसर हैं नेवी के वो गए थे दिल्ली से लेह। तो इसका आंसर है दिल्ली से लेह, हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज जो है उसके लिए। तो रास्ते में जो भी स्कूल आए, कॉलेजेस वगैरह, उसमें इन्होंने यूथ को जागरूक किया। कौन से राज्य की सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, जो किसानों के लिए, किसानों जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, कृषि मजदूर, उनके लिए, और जो मार्केट यार्ड लेबरर हैं उनके लिए चलाई जा रही है, उसका लाभ अब उसमें एज कैप हटा दी है। पहले इसका लाभ 10 से 65 साल के लोग ले सकते थे, लेकिन अब जो आयु सीमा है वो हटा ली है। तो ये हरियाणा सरकार की योजना है। हरियाणा सरकार की योजना, इसमें क्या होता है? इसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी, अपंगता हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, किसी भी एग्रीकल्चर लेबरर को, किसान को, या किसी मार्केट यार्ड लेबरर को एग्रीकल्चर मशीन चलाते हुए, तो उसको 37,500 से लेके 5 लाख तक का मुआवजा मिलता है। अभी अभी ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड किस संगठन ने लॉन्च करे हैं जिससे स्कूलों को ग्रीन स्कूल बनाया जा सके? तो ये यूनेस्को ने करे हैं। तो आंसर है यूनेस्को। स्कूल में एनवायरमेंट करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को क्लाइमेट एजुकेशन मिलनी चाहिए, उस सब के लिए करिकुलम डिजाइन करा है यूनेस्को ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घर और बनाए जाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना 2 तरह की होती है। तो एक होती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक होती है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। क्लियर? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शुरू हुई थी 2015 में, इसको चलाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू हुई थी 2016 में, इसको चलाता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोनों अलग अलग मंत्रालय चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूछा है, इसमें बनेंगे 2 करोड़ घर, और अगर पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तो उसमें बनेंगे 1 करोड़। तो टोटल 3 करोड़ घर और बनेंगे। और अब तक 4.21 करोड़, 4 करोड़ 21 लाख घर ऑलरेडी अभी तक बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, दोनों को मिला के। 4.21 करोड़ पिछले 9 से 10 सालों में ये बन चुके हैं जब से योजनाएं चल रही हैं।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू हुई थी 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और प्रधानमंत्री जो आवास योजना अर्बन है वो शुरू हुई थी 2015 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। क्लियर? तो अभी 3 करोड़ टोटल, 2 करोड़ ग्रामीण में और 1 करोड़ शहरी में और बनेंगे। अभी अभी एक नया रिसर्च वेसल यानी रिसर्च करने वाला जहाज डीआरडीओ के लिए बनाएगा कौन? ये ठेका मिला है लगभग 500 करोड़ का गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता को। विद्युत रक्षक, ये जो जनरेटर होते हैं बिजली बनाने वाले उनको मॉनिटर करेगा, जनरेटर में कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ जाए। ये किसने डिजाइन करा है? विद्युत रक्षक। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इन सब का इस्तेमाल करेगा। इसको बनाया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने इंडियन आर्मी के लिए। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व बन गया है अभी अभी। ये कहाँ पे है? ये यूपी में है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व हैं, तो ये 5वां होगा। और ये 3 जिलों में फैला हुआ है, श्रावस्ती बलरामपुर जो नेपाल बॉर्डर पे है, और गोंडा। श्रावस्ती बलरामपुर और गोंडा इन 3 जिलों में यूपी के फैली हुई है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था 1988 में, 1988 में। ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुआ अभी अभी? और आसियान फोरम भी यहीं पे हुआ, आसियान समिट भी यहीं पे होगा। तो ये है लाओस की राजधानी वियंटियन, लाओस देश की राजधानी वियंटियन। ईस्ट एशिया समिट क्या होता है? ईस्ट एशिया समिट जो होता है इसमें 10 कंट्री तो आसियान के हैं और 8 कंट्री हो रहे हैं, टोटल 18 कंट्री हैं ईस्ट एशिया समिट में। तो कौन कौन से कंट्री हैं? जो 8 हैं आसियान वाले तो आप जानते ही हो, बाकी 8 जो हैं उनमें इंडिया भी है, अमेरिका भी है, न्यूजीलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, रशिया और जापान। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है वर्ल्ड बैंक का। आपको बताना है भारत का एकमात्र पोर्ट कौन सा है जो दुनिया के टॉप 20 में। तो ये है विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। इस पोर्ट को मैनेज कौन करता है? एक कंपनी है JM बक्सी, JM बक्सी, BAXI, JM बक्सी। तो ये करती है इसको मैनेज। आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। पहले नंबर पे दुनिया का बेस्ट परफॉर्मेंस है किसी भी बंदरगाह का, वो है यांगशान जो चाइना का है। दूसरे नंबर पे सलाला जो ओमान में है। तीसरे नंबर पे कार्टाजेना जो कोलंबिया का है। और आप इसी लिस्ट में देखें 19वें नंबर पे देख सकते हैं आप विशाखापट्टनम, और 27वें नंबर पे मुंद्रा पोर्ट है जो गुजरात में। तो ये भारत के 2 बेस्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है इनका, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके अनुसार। इसके अलावा भारत के 1-2 पोर्ट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, जैसे पीपा वाव पोर्ट है गुजरात में, अगर आपने सुना हो पीपा वाव, उसका परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री है। पीपा वाव की जो रैंक आई है इसमें वो है 41, पूरी दुनिया में 41 पीपा वाव की, पीपा वाव। और एक कामराजार पोर्ट है चेन्नई के पास, तो उसकी रैंक है 47, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बने, कहाँ के? फिर से बन गए सिक्किम के। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM। 32 में से 31 सीट इसने जीत ली। इन्होंने हराया सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को, पवन चैमलिंग की पार्टी है, उनको सिर्फ एक ही सीट मिल पाई। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो अभी अभी राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है, तो आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार। तो बेसिकली क्या है, महाराणा प्रताप के जीवन से जो भी जगह जुड़ी थी, जैसे उदयपुर, चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ वगैरह, उन सबको आपस में जोड़ा जाएगा और उनमें बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। कल्चरल हेरिटेज, मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, आप जानते हैं। अभी 9 जून को उनकी 484वीं 484th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी 9 जून को। तो उनके से जीवन से जुड़ी हुई जो भी जगह है हम वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। अभी आर्मी के चीफ कौन बने हैं? मनोज पांडे थे अब तक। मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिला था, जनरली नहीं मिलता है एक्सटेंशन। तो दूसरी बार भारत के इतिहास में आर्मी के चीफ को एक्सटेंशन मिला था। पहली बार मिला था जनरल जी बबूर को, इंदिरा गांधी ने दिया था 1973 में, जी बबूर। दूसरी बार मनोज पांडे जी को मिला था, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। 30 जून उनका आखिरी दिन है, तो फिर 1 जुलाई से होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। NAAS नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस फेलो अवार्ड किसे मिला है? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंस के लिए इन्हें मिला है, अपने रिसर्च के लिए। इन्होंने चावल की कई किस्में तैयार करी हैं। तो इनका नाम है शेषु माधव मगंती, और ये कहाँ से हैं? ये वारंगल से हैं, तेलंगाना से। और ये अभी डायरेक्टर हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अधीन काम करता है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में है। तो इनको मिला है NAAS फेलो अवार्ड। और NAAS दिल्ली में लोकेटेड है, एग्रीकल्चर रिसर्च करती है। हिलब्रॉन नेकरॉप ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? भारत के सुमित नगाल ने जीता है। दुनिया के 77 नंबर पे आ गए हैं अभी ये, 77 रैंक है इनकी दुनिया में। और इनका ये 6ठा ATP चैलेंजर टूर्नामेंट है जो इन्होंने जीता है। इन्होंने फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी अलेक्जेंडर रिचर्ड को हराया।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने नासा का मार्स रेकॉनेसेंस ऑर्बिटर MRO जो मंगल ग्रह पे है, मार्स रेकॉनेसेंस ऑर्बिटर, उससे तस्वीरें ली और 3 क्रेटर मार्स पे जो है उनके नाम रखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से उत्तर प्रदेश का एक शहर है उसके नाम पे कौन सा गड्ढा रखा है। तो 3 डिस्कवर हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, लाल क्रेटर, मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। तो आंसर है मुर्सन। मुर्सन एक शहर है यूपी में। लाल क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है और हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार का एक शहर है हिल्सा, उसके नाम पे रखा है। अंडरस्टूड। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है इसके डायरेक्टर थे डॉक्टर देवेंद्र लाल, उनके नाम पे ये लाल क्रेटर रखा है। लाल क्रेटर इनमें सबसे बड़ा है, 65 किलोमीटर इसका डायमीटर है, और मुर्सन और हिल्सा छोटे हैं, इनका डायमीटर जो है वो 10 किलोमीटर है। तो ये 3 गड्ढे मंगल ग्रह पे इनकी खोज करी है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, उसके शोधकर्ताओं ने। राइट। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा साल है जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर करा है? ये है 2025 का साल। 2025 ही क्यों चुना क्वांटम साइंस के लिए? क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स एक चीज होती है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स को मैथमेटिक्स के हेल्प से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस चीज के 100 साल हो गए हैं, क्योंकि सन 1925 की बात है, 3 वैज्ञानिक थे, हाइजनबर्ग, मैक्स बॉर्न और पास्कल जॉर्डन। इन्होंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स की खोज करी, उसको डेवलप करा कि जिससे हम क्वांटम फिजिक्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकें। और 1925 में ही एक वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सुनी होगी, जो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का बताती है। तो वो 1925 में श्रोडिंगर इक्वेशन दी थी। दोनों के 100 साल हो गए, इसलिए 2025 का साल क्वांटम साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइंस का साल होगा। और 2 कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करी थी, एक मैक्सिको और एक घाना। मैक्सिको ने रिक्वेस्ट करी थी 2023 में और घाना ने करी 2024 में। इनके कहने पर यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव कर दिया है। और 2024 जो चल रहा है इसका साल है कैमलिड्स का साल, ऊंट और ऊंट जैसे जानवर, उनका साल। और 2026 का जो साल होगा वो होगा रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स का साल। रेंज लैंड होते हैं बहुत बड़े घास के मैदान, और पास्टोरलिस्ट होते हैं शेपर्ड, चरवाहे। रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट का साल होगा। जिमेक्स अभ्यास भारत ने किसके साथ करा? समुद्री अभ्यास जापान के साथ करा है। इसमें हमारा जहाज गया था INS शिवालिक। कहाँ गया था? योकोसुका। जापान में एक जगह है योकोसुका, YOKOSUKA, योकोसुका। ये पहली बार 2012 में हुआ था। अभी हमने जापान के साथ एक और समुद्री अभ्यास करा है, तटरक्षक बलों ने करा है, लेकिन वो कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया, उसका नाम है सहयोग काइजन, वो चेन्नई में हुआ। अभी अभी एक मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन हुई हमारे कारगिल, हमने युद्ध जीता था 1999। तो अभी 26 जुलाई 2024 को 25वीं एनिवर्सरी होगी उसकी, कारगिल युद्ध में हमारी विजय की। तो इस मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन का नाम क्या है? इसका नाम है डेल्टा 5। तो इसमें 3 टीमें बनाई गई हैं, 8-8 मोटरसाइकिलिस्ट हैं, अलग अलग जगह से। पहले वो दिल्ली आएंगे, एक धनुषकोडी जो है रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु वहां से, एक द्वारका गुजरात से और एक डिब्रूगढ़ असम से। वो दिल्ली आएगी मोटरसाइकिल, तीन टीमें। फिर वो वहां से जाएंगी गन हिल द्रास, कारगिल में, गन हिल द्रास में। तो ये है, और रास्ते में वो कारगिल युद्ध के जवानों से मिलेंगे, उनके वॉर वेटरन से मिलेंगे, कारगिल वॉर हीरोज से मिलेंगे, ये सब काम वो करेंगे। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा दिसंबर 2025 में? ये इंडिया में होगा। इंडिया में चौथी बार होगा। इंडिया में इससे पहले 3 बार आयोजित हो चुका है हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। कब कब? 2013, 2016 और 2021। 2013 में दिल्ली, 2016 में लखनऊ और 2021 में भुवनेश्वर। एक बार हमने 2001 में जीता था जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और हमने 2016 में जब लखनऊ में हुआ था तब जीता था। जर्मनी 7 बार जीत चुकी है सबसे ज्यादा। देखते हैं हम जीत पाते हैं या नहीं। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत का सबसे बड़ा इथेन बनाने वाला प्रोजेक्ट लगा रही है 1500 KTA क्षमता का, 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। कहां पे? तो सीहोर मध्य प्रदेश में लगा रही है। और सीहोर मध्य प्रदेश में ART-CI, सेंट्रल इंडिया का पहला ART सेटअप किया गया है एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, वो भी सीहोर में किया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। लैब 45 नाम का AI प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? विप्रो ने बनाया है, ऑप्शन सी। और विप्रो 3D नाम की कंपनी है, वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इसरो के साथ मिलकर भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी लॉन्च कर रही है PSLV रॉकेट के लिए। एशमोलियन म्यूजियम ने तमिलनाडु के महान संत तिरुमंकई अलवर, उनका 16वीं शताब्दी का एक कांसे का बुत जो चोरी हो गया था वो लौटा दिया भारत को। एशमोलियन म्यूजियम कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है? तो आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये जुड़ा है। चंद्रबाबू नायडू जी चीफ मिनिस्टर बने कहाँ के? आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने हैं। तेलुगु देशम पार्टी है इनकी।
तो ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहले ये 2 बार बने थे, 1995 से 2000 और 2000 से 2005। तब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही होते थे। फिर ये 2014 में बने थे, तब तेलंगाना अलग हो चुका था क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। और अभी ये फिर से बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्लियर? तो इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम और इन्होंने जनसेना पार्टी, जो महान एक्टर पवन कल्याण की पार्टी है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मोटो जीपी इवेंट हर साल हुआ करेगा, कहां पे? 2029 तक, 5 साल लगातार। ये यूपी में हुआ करेगा, नोएडा के बुद्धा सर्किट में। नोएडा के बुद्धा सर्किट में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोटरसाइकिलिंग रेस होती है जिसे मोटो जीपी कहते हैं। राजीव तारानाथ का निधन हो गया। किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये सरोद वादक थे, तो इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र बजाते थे वो था सरोद। तो आंसर है ऑप्शन सी। इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था। अली अकबर खान के ये शिष्य थे, महान अली अकबर खान के ये शिष्य थे। पद्मश्री मिला था 2019 में। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।